मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अलीगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया और ताज हॉस्पिटल फैज़ आम उस्मानिया ट्रस्ट के इश्तराक से दौरे हाजिर में अक़लियतों के मसाइल और वक्फ़ तरमीमी बिल के उन्वान से एक तारीख़ी सेमिनार का इनक़ाद अमल में आया। नाज़रीन, सेमिनार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासीन उस्मानी और अम्बेडकर समाज पार्टी के सदर भाई तेज सिंह के अलावा दीगर दानिशवरान मिल्लत ने अपने बेजबहा ख्यालात का इजहार किया और इस सेमिनार की सदारत ऑल इंडिया पीस मिशन के सदर सरदार दया सिंह जी ने बखूबी अंजाम दी। अलावा अजीम अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के रूह रवां एडवोकेट जनाब फ़रत उस्मानी साहब ने पहलगाम के सानिया पर भी अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम मक़तूलीन के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। तो आइए नाजरीन, इस सेमिनार की चंद झलकियाँ हम आपकी बसारतों और समाअतों के हवाले करते हैं, मुलाहजा कीजिए। ऑफ इंडिया एंड द ताज हॉस्पिटल, आई डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग, डायरेक्टर एशियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज and the executive member of Aqliyaty Council of India would like to welcome all on this seminar. My dear friends, as you all know that the Aqliyaty Council of India, in collaboration of Taj Hospital, we are organizing a one-day seminar on current challenges of minorities and work amendment bill. So first of all, I am very thankful to the organizing committee who have given me the opportunity to express my views on this topic and conducting this program. And apart from that, I would like to convey my sincere thanks and gratitude to all the office bearers of Aqliyaty Council of India and the Taj Hospital who have chosen such a energetic, such a nurturing topic related to minorities, that is current challenges of minorities and Waqf Amendment Bill 2025. दोस्तों, वो के तादाद में हमारे हिसाब से अभी बहुत कमी है, लेकिन मैं बाकायदा आज इसका ऐलान करता हूँ कि हम आज की मीटिंग जनाब सरदार दया सिंह साहब की सदारत में शुरू कर रहे हैं। और आप सरदार दया सिंह साहब को अब ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। आप हरियाणा गुड़गांव से तशरीफ़ लाए हैं और इसके अलावा आपने सोशल वर्क, ख़ास तरीके से सोशल वर्क पीस मिशन ऑफ इंडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी गुजारिश पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार दया सिंह जी। दोस्तों, अक़लियती कौंसिल गुज़िश्ता 30 सालों से जहन साजी का काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए और गरीब व गुरबा की अपने हस्ब हैसियत इमदाद करने के लिए बराबर कोशिश रही है। और इसी तरह के जलसे और इजलास, दूसरे छोटी उसमें मीटिंगाँ इनकाद करके हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी सेवा दे सकें उतनी दे जाए। और अल्लाह का करम ये है, ये कुछ नहीं है कि हमने ये कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मुद्दत का, कि गुज़िश्ता 30 सालों से कंटिन्यूएशन में हम लोग बराबर काम कर रहे हैं और आप लोगों के ताउन से वो करीब कामयाब रहा है और कामयाब रहेगा, आगे भी कुछ होगा। तो नजमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये कैंपस और सहूलियतें हम लोगों को फराहम कराई और आज उन्हीं के इस हॉस्पिटल में आज का ये इजलास मुनक़िद हो रहा है। जनाब नजमुद्दीन अंसारी साहब, अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि नजमुद्दीन अंसारी साहब ही से शुरू करूँ और नजमुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ़ लाएँ और आप इजलास की शुरुआत कराएँ। जनाब नजमुद्दीन अंसारी साहब। कि आज के दौर में जब इंसान को फुर्सत नहीं है तो हमारे एडवोकेट फ़रत अली उस्मानी साहब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ में मैं बस दो चार बातें कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं। मैं कोई ज़्यादा स्पीकर आदमी नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। मुझसे दवाई के बारे में, ऑपरेशन के बारे में मैं बात करता हूँ। हम गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले, इस तरह तय की हमने मंजिलें। सबसे पहले पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेर पढ़ा था, हम गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले, इस तरह तय की हमने मंजिलें। हम नहीं समझते कि हम हर चीज़ को एकदम से जीत लेंगे, कर लेंगे,
लेकिन कोशिश तो हमें करना चाहिए। एक शेर और है, हमारे राही साहब भी आ चुके हैं, हमारे अलीगढ़ के बहुत बड़े बिल्डर हैं, और देखिए एक दफ़ा कहने के बेचारे या तशरीफ ले आए हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा था, तो हम सोचते हैं कभी इस काम को करें या ना करें, हम इनके साथ रहें ना रहें, कभी इकरार कर गया, कभी इनकार कर गया, हर बार वो इस आजाद से दो चार कर गया, रास्ता बदल कर भी देखा मगर वो दिल में उतर कर सारी हदें पार कर गया। इनका फरहत उस्मानी साहब का प्यार जो है और इनकी सोसाइटी का अखिलेश काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मोहब्बत है वो दिल में उतर कर सारी हदें पार कर गया, क्योंकि जो इनके ख्यालात हैं और जो इनका मतलब कहने का एक मजमुआ है ख्यालातों का, वो बहुत जबरदस्त है। My dear friends, as we all know that according to the National Commission of Minorities Act 1992, the minorities section 2C, the minorities are in India, minorities are Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Parsis and Jain. So first of all, I would like to invite Mr. Gulrez, the member of Akhlaqi Council of and the promoter of Tariq Point, to deliver a lecture on this topic. Mr. Gulrez. हमसे कायम है गुलिस्तान में बहारों का भरम, हम न बोलेंगे तो खुशबू चमन बोलेगी। सबसे पहले मैं सलाम तहसीन अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के सदर मोहतरम जनाब फरहत उस्मानी साहब को इस बात की पेश करता हूँ कि अलीगढ़ के किसी खित्ते से वक्फ व तरमीम बिल के लिए कोई दमदार आवाज़ नहीं उठी है। ऐसा लगता है कि जैसे अलीगढ़ ने जो है गूंगे का गुड़ खा लिया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती, इतना खौफ तारी हो गया है कि आवाज़ उठाने तक का जो है उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल लिया हो। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो लोग तौहीद पर आखिरत पर यकीन रखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप सरेंडर हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि हम जो है किसी बला से बच जाएंगे, तो याद रखिए कि आखिरत में आपकी पकड़ होगी। बात यह है कि जो आज का जो टॉपिक है करंट चैलेंजेस ऑफ माइनॉरिटीज एंड अमेंडमेंट बिल, ये अमेंडमेंट बिल बेसिकली जो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है या इसका अमेंडमेंट जो किया है वो उसको अभी गवर्नमेंट को जो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने भी ये किया है उनको यही नहीं मालूम है कि वक्फ होता क्या था, सिवाय इस बात के कि ये एक वोट की राजनीति है, बाइफर्केशन है वोट का, और उन्होंने इस तरह से मतलब ये किया। तमाम 65 लोगों ने इस पर एतराज़ात दाखिल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है और 5 मई को उसका डिसीज़न होगा। खैर जो भी हो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि डिसीज़न मुस्लिम्स के फेवर में हो। मुस्लिम मेरे हिसाब से माइनॉरिटी नहीं है भाई, कुछ बुरा न माने, हम मेजॉरिटी हैं। 20% से ज़्यादा हमारी आबादी है इस मुल्क में, तकरीबन 30 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। 30 करोड़ की आबादी को माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कोई परेशान है नंबर 1 पर इस मुल्क में तो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं। और परेशानी की वजह कोई और नहीं, मैं फिर माजरत चाहूँगा, मुसलमान खुद हैं। कैसे? इस देश का मीडिया, इस देश की पुलिस जब कहीं कोई बम फूटता है तो 2-4 लड़कों को पकड़ लिया जाता है, उस स्केच आ जाता है टीवी के ऊपर गाड़ी टोपी के साथ में, और एक तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स मास्टरमाइंड है इस वारदात के लिए। मुसलमानों को मास्टरमाइंड बताया जाता है। मास्टरमाइंड का मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग, और मेरे हिसाब से इस देश का मुसलमान मास्टरमाइंड नहीं, नेवर माइंड है। मास्टरमाइंड नहीं, नेवर माइंड है। चाहे इसको गुजरात में मारो, मेरठ मलियाना में मारो, अलीगढ़ में मारो, मुरादाबाद में मारो, आसाम में मारो, भागलपुर में मारो, कहीं भी मारो, ये माइंड ही नहीं करता, नेवर माइंड है। जो अभी साबिर राही साहब ने कही बिल्कुल हकीकत है कि क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वक्फ क्या है, और ये बिल जो आया है, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमारे डॉक्टर आसिफ साहब ने एक बड़ा अच्छा ब्रोशर तैयार किया है, सभी लोगों के पास में है।
मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं सबसे पहले फरहाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो टॉपिक रखा ये बर्निंग टॉपिक है और अभी तक अलीगढ़ से इसकी आवाज़ नहीं उठी और इस मंच से ये आज आवाज़ उठाई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और कि ये एहतजाज के तौर पर इसे याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जो बिल लाया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये बदनीयती से लाया गया है। ये हुकूमत मौजूदा जब से आई है ये मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए दुनिया भर के परपंच और बदनीयती दिखाती रही है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक लेके आई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को वाइड घोषित कर दिया। उसके बावजूद इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी ट्रिपल तलाक की। हालांकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है और फैसले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें अगर जिस दिन फैसला होगा ये माफिक में ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही फलाह हैं। फिर इलेक्शन के वक्त या किसी न किसी तरीके से पोलराइजेशन को लेके भी गवर्नमेंट की नीयत इस तरीके की हरकत करती रहती है मुस्लिमों को मुंतशिर करने के लिए, ताकि वो पोलराइज होकर हिंदू वोट जो हैं उनसे हम जीत जाएं, इनके वोट की कोई अहमियत ही ना रह जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट इस बात की है कि उसमें जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, मुस्लिमों की दान दी हुई है और जो अल्लाह ताला में वेस्ट हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लेकर अपने यूज़ या अपने दोस्तों में बांटना चाहती है या अपने गलत इरादे से उसको लेना चाहती है, जिसके लिए पुरजोर एहतजाज हो रहा है और होना भी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक नया बिल लाने की क्या जरूरत? अगर उस बिल का कोई वायलेशन हो रहा है तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। दूसरी बात ये, जो सीओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वक्फ, सुन्नी वर्ल्ड बोर्ड है लखनऊ में, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मुस्लिम है। इन्होंने वो वर्ड हटा दिया कि मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सारे फैसले करता है, तो ये सेक्शन 23 का वायलेशन है। तो एक एक आर्टिकल आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। तो हमारी पूरा वर्ग ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे करिए जो इसमें करना है आपको। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इसमें और बहुत से एक्ट हैं, जैसे यूज फॉर तो सीओ का ही है कि इस पर होना ज़रूरी है। तो ये एक टेक्निकल मसला है, हालांकि पॉलिटिकल एजेंडा है ये, लेकिन लीगल उस पर आ गया है ये। क्योंकि हमें तो मालूम है ना, सारा रिफॉर्म, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो कुछ हो, वो सब ये गवर्नमेंट मुसलमानों का सुधार चाहती है। सारे जो कानून आ रहे हैं वो मुसलमानों के सुधार के लिए आ रहे हैं। जबकि माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप जो है बंद हो गया, बच्चों का नहीं मिल रहा। आज़ाद फाउंडेशन, एजुकेशन आज़ाद फाउंडेशन बंद हो गई, उसका कुछ नहीं हुआ। मदरसे बंद हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये बात बहुत लीगल उसकी है, ये पॉलिटिकल एजेंडा उनका हो सकता है, लेकिन हमारा ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ही डिमांड है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने हक को ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारा मिल रहा है। तो इसको बहुत सोच समझ के, जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना है। एक आपने सजेशन देता हूँ, अकलेती काउंसिल है, इनमें एक कमेटी बना दी जाए और उसके बारे में एक ड्राफ्ट जो है वो अपना एडिशन मुफ्ती साहब में कमा के एक जैसे लीगल डॉक्यूमेंट जाए, तब तो उसमें कुछ फ़ायदा है कि भाई ये सपोर्ट आ रही है हर आर्टिकल पढ़ के। थैंक यू वेरी मच, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
8 अप्रैल 2025 तक, यानी उससे पहले वो रजिस्टर्ड हो। तो अगर आपके पास वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वक्फ का डॉक्यूमेंट है तो भी नहीं माना जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो पाया और डॉक्यूमेंट है तो नहीं माना जाएगा। और वक्फ का डॉक्यूमेंट है तभी वक्फ माना जाएगा। तो वक्फ बिल इस्तेमाल खत्म हो गया। यानी एक तरह से यूं खत्म कर दिया गया और दूसरी तरफ से उस तरह खत्म कर दिया गया। इसके अलावा वक्फनामा है तो वक्फ माना जाएगा और वक्फनामा नहीं है तो वक्फ नहीं माना जाएगा। एक तरकीब ये भी है खत्म करने की। हर कमजोर निशाने पर है, हमें समझना चाहिए, हमें होशियार होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इस दुनिया के मालिक की तरफ से होशियार किया जाता है अल्लाह के बंदों को। क्या नाइंसाफी के तूफान उठने वाले हैं, क़याम इंसाफ की जद्दोजहद के लिए अपने आप को तैयार करो। गरीबों का खून होने लगेगा। आप देख रहे हैं दलितों के साथ मुल्क में क्या हो रहा है, ओबीसी का हक कितना मारा जा रहा है। सारी चीजें हम लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से शायरों को भी अल्लाह ताला कभी कभी कुछ इल्हामी चीज कह देता, कहलवा देता है। नवाज देवबंदी के वो शेर पढ़िए तो याद आते हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। सच को समझने का कोशिश करनी चाहिए। मैं डॉक्टर अंबेडकर से भी एक बात पूछता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि तेज सिंह जी बैठे हैं, मैं जानबूझ कर ये बात कर रहा हूं और मेरी बात को अदरवाइज ना ले। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? वो कहने लगे कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं, और वो बौद्ध बन गए। जब आर्टिकल 25 इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(2)(b), अगर मैं गलत नहीं हूं, उसमें क्या लिखा? हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स। हमें भी हिंदू बना दिया, बौद्ध को भी हिंदू बना दिया और जैन को भी हिंदू बना दिया। एक बात और आई कि माइनॉरिटीज कौन है, मैं वो भी आज क्लियर कर दूं। अंग्रेज हुकूमत ने सत्ता किससे हासिल की, किससे हथियाई थी सत्ता? या तो मुगल बादशाह से हथियाई थी, या महाराजा रणजीत सिंह से हथियाई थी, सिख राज से हथियाई थी, और किसी से राज सत्ता नहीं हथियाई थी। जिससे राज सत्ता हथियाई थी, पहला हक उनका बनता था कि राज सत्ता उनको वापस दे दी जाती। हुआ क्या? राज सत्ता तो आपने ली और सिख भी साइड पर रह गए और मुस्लिम भी साइड पर रह गए। सत्ता किनके हाथों में आई? जिनके हाथों में आई वो आज पिछले 11 साल का तजर्बा आपके सामने। दोस्तों, मैं चाहता ये था कि वक्फ के बारे में हमें मालूमात हो जाए, खास तरीके से मुस्लिम और आवाम को भी मालूम हो जाए वक्फ है क्या आगे। मैं आपको इसमें एक वाक़या सुनाता हूँ। मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग थी एज ए मैनेजर एक बैंक में। संभल में मीटिंग हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बिल चल रहा था, बिल का मामला, आप सब लोग वाकिफ हैं उससे। वहाँ के एक साहब बहुत मालदार थे, वो मैंथरा का बहुत बड़ा कारोबार था उनका। वो बहुत लेट आए, पूछने लगे भाई क्या हुआ मीटिंग में, ये बताओ कितने का बिल है, हमारे बच्चे जो है गर्मी में मर रहे हैं और इंदिरा बिल का पेमेंट नहीं कर रही। तो उनका भैया ये, उनका नाम लेके मुझे याद नहीं रहा क्या था, उनका नहीं ये वो नहीं है, ये वो बिजली का बिल नहीं है। अरे भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि हम तो ठंड में सो रहे, बच्चे हमारे गर्मी में मर रहे,
अरे कितने का बिल, लाख का 2 लाख का मैं पेमेंट करूँगा। तो ऐसे ही भाई साहब बिल तो था यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक, वो समझ रहे बिजली का बिल है। तो हमारे आवाम को ये बात मालूम ही नहीं है कि वफ़ का झगड़ा क्या है। मैं शुक्रिया अक़लियती कौंसिल की तरफ से उन सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस इजलास में शिरकत की और उसे कामयाब बनाया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों का इसी तरीके से हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग अक़लियती कौंसिल इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेगी। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।